गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन, यानी कि भारत के अंदर शिक्षा की समसामयिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो समसामयिक स्थिति क्या है? 27 अगस्त 2009 को भारत के अंदर राजपत्र जारी करके शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा को बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है पारित किया गया। इसे शिक्षा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। इसने राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा देने का लक्ष्य सामने रखा, सामूहिक नागरिक और संस्कृति की भावना में भी इजाफा हुआ, राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान की। इसने शिक्षा व्यवस्था की पुनर्संरचना तथा सभी स्तरों पर इसके स्तर में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। विज्ञान और तकनीकी और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने एवं शिक्षा और लोगों के जीवन के बीच करीबी रिश्ता कायम करने पर ध्यान केंद्रित किया। हमारी राष्ट्रीय सोच के अंतर्गत शिक्षा क्या है? सभी के लिए जरूरी है। यह हमारे भौतिक आध्यात्मिक विकास का आधार है। शिक्षा अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए मानव शक्ति विकसित करती है। शिक्षा वो आधार है जिस पर क्या है शोध होता है एवं विकास बढ़ता है, और वह राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की अंतिम गारंटी है। यानी कि संक्षेप में क्या है, शिक्षा वर्तमान और भविष्य का जो एक अनोखा निवेश है। यह आधारभूत सिद्धांत शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का मूल तत्व है। शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति के विचार का मतलब ये है कि एक दिए गए स्तर तक सभी विद्यार्थी, चाहे वो किसी भी जाति से हैं, समुदाय से हैं, किसी भी स्थान से हैं या कोई भी उनका लिंग है, सभी को जो है समान स्तर की शिक्षा तक उनकी पहुंच होगी। इसे हासिल करने के लिए सरकार जो है समुचित और विधिवत जो है कार्यक्रमों की शुरुआत करेगी। उच्चतर शिक्षा तथा विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा के संबंध में समान अपेक्षित योग्यता वाले हर भारतीय को, चाहे उसका उद्गम कहीं से भी, यानी कि वो कहीं से भी हो, समान अवसर उसको दिया जाएगा। अंतर क्षेत्रीय गतिशीलता कायम करने के लिए भी इसके लिए कदम उठाए गए हैं। हमें विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा वाले अन्य संस्थानों के विश्व स्तरीय चरित्र को समझना होगा। शोध एवं विकास, शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्रों में देश के विभिन्न संस्थानों के बीच नेटवर्क व्यवस्था जो है स्थापित करने के लिए विशेष जो है उपाय किए गए हैं, ताकि उनके संसाधनों को इकट्ठा किया जा सके और राष्ट्रीय महत्व की योजनाओं में उनकी भागीदारी भी जो है अच्छे प्रकार से सुनिश्चित की जा सके। जिन संस्थाओं को राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मजबूत किया गया है, वे विद्यालय जो हैं अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा भारतीय चिकित्सा परिषद, ये सभी संस्थाएं राष्ट्रीय शैक्षणिक शोध एवं प्रशिक्षण हैं और राष्ट्रीय योजना एवं प्रशासन संस्थान तथा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान के साथ मिलकर शिक्षा नीति लागू करने से संबंध है। आने वाले समय में जीवन बहुत ही अभूतपूर्व लेकर आने वाला है। इस नए वातावरण का फायदा उठाने में सक्षम होने के लिए लोगों को मानव संसाधन विकास की नई परिकल्पनाओं की जरूरत होगी। युवा पीढ़ी में लगातार रचनात्मकता के साथ नए विचारों के अभ्यंतर की क्षमता है। उन्हें जो है मानवीय एवं ज्ञान मूल्यों के प्रति सुदृढ़ प्रतिबद्धता से ओतप्रोत कर देना होगा। यह सब जो है बेहतर शिक्षा में ही अंतर्निहित है। शिक्षा विकास की अनिवार्य शर्त है और सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं है। ऐसी स्थिति में निजीकरण मात्र एक उपाय है, जिसे कतिपय दिशा निर्देशों के द्वारा लागू करना चाहिए। ये प्रक्रिया जो है समाज के लिए उपयोगी होने के साथ साथ शिक्षा को मूल्य प्रभावी भी बनाएगी। लेकिन निजी क्षेत्र में शिक्षा को पूर्ण रूप से पूंजीपतियों की मनमानी पर नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि फीस ज़्यादा लेते हैं या फंड ज़्यादा लगा देते हैं, वो आपने देखा भी है। तो बल्कि उन पर लगातार सरकारी नियंत्रण एवं निगरानी भी जो है ज़रूर रखनी चाहिए। देश एवं समाज का भविष्य बहुत कुछ
देश के बच्चों के समुचित संरक्षण पर, शिक्षा एवं विकास पर निर्भर करता है। बच्चे न केवल राष्ट्र की धरोहर है, बल्कि भविष्य में उन्हीं के कंधों पर देश का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और राजनयिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व रहेगा। बच्चों की शिक्षा पर बल देना प्रत्येक परिवार और देश का दायित्व बनता है। तो ये हमने इसकी सामयिक स्थिति के बारे में जाना। अब हम शिक्षा संबंधी कुछ सूचियों के बारे में बात करेंगे कि भारतीय संविधान के अंदर सरकार के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा से संबंधित कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख जो विस्तार से किया गया है। इसके अनुसार सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि वे केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर पर शिक्षा संबंधी कार्यों को व्यवहारिक रूप प्रदान करेगी। भारत में जो है संघीय संविधान की व्यवस्था की गई है, जिसके अंदर जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। इस बंटवारे के कारण शक्ति से संबंधित 3 सूचियों का जो है निर्माण हुआ है। वो कौन कौन सी हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर क्या आता है उसके बारे में बता रहा है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के अंदर जो हम बताएं, केंद्रीय जो सूची है उसके अंदर क्या बता रहा है कि जिन विषयों को चिन्हित किया गया है उन विषयों पर तथा उनसे संबंधित कानून बनाने का अधिकार का ये केंद्र है। इसके अंदर कुछ संस्थाएं देश में ऐसी भी हैं जिनका स्वतंत्रता से पहले अपना अस्तित्व था और वे संस्थाएं थी। वो कौन कौन सी थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसका नाम हम भी अब भी सुनते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तथा ये विश्वविद्यालय जो कि भाग जो है आर्टिकल किसके अंदर आते हैं? 371 के अंदर जो है ये स्थापित किए गए हैं। दूसरे अन्य संस्थान जो कि विधानसभा के द्वारा कानून बनाकर घोषित किए गए हैं और सभी राष्ट्रीय महत्व जो है रखते हैं। उन संस्थाओं का उल्लेख किसके अंदर है? धारा 63 के अंदर आता है और ये सभी जो हैं यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं, इस सूची के अंदर आते हैं। इसके बाद कई और विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को जो है विधानसभा के द्वारा इसी नियम के तहत स्थापित किया गया था। और इसके अतिरिक्त वे सभी वैज्ञानिक या तकनीकी संस्थाएं जो पूर्ण हैं या आंशिक रूप से हैं, भारत के अंदर जो है पैसों से चलती हैं, उन्हें विधानसभा के कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में बदल दिया गया और वो धारा जो है 64 के अंदर आता है। विधानसभा के द्वारा इसी के अंतर्गत कई और सूचना जो है तकनीकी संस्थाओं की स्थापना की गई है। और धारा जो है 65 के अंतर्गत जो है कुछ और संस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं? 3 बताई इसने। विशेष अध्ययन के लिए अनुसंधान केंद्र, दूसरा जुर्म को जांचने के लिए तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता के लिए संस्थाएं, तीसरा इसने पुलिस प्रशिक्षण संस्थाएं, व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएं, ये इसके अंदर आती हैं। दूसरा हमारा है स्टेट लिस्ट की बात कर रहा है। अब स्टेट लिस्ट में यानी कि राज्य सूची में वो विषय आएंगे जो वो विषय हैं उन विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होता है। इस सूची में जिन विषयों का जिक्र किया गया है वे स्थानीय हितों से संबंधित है। धारा 11 आती है इसके अंदर, उसके अंदर शिक्षा में शामिल है और वह विश्वविद्यालय जो कि यूनियन सूची की धारा 63 के अंदर जो हमने ऊपर पढ़ा था और 64 के अंदर, 65 के अंदर और 66 के अंदर जो है समवर्ती सूची के तहत बनाए गए हैं, वो धारा 11 में शामिल हैं। तीसरा इसके अंदर हमारा आता है कंकरेंट लिस्ट, इसके अंदर समवर्ती सूची। तो धारा 25 इसके अंदर आती है, जिसके अंदर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जैविक शिक्षा तथा विश्वविद्यालय जो कि यूनियन सूची की धारा 63, 64, 65, 66 के तहत स्थापित हुई, व्यावसायिक तथा श्रमिकों के प्रशिक्षण के साथ। तो जो इसने बताया धारा 26 के अनुसार यानी कि एंट्री 26 के अनुसार कानूनी, चिकित्सा संबंधी शिक्षा तथा दूसरे व्यवसाय आएंगे। राज्य विधानसभा एंट्री 25 के अनुसार जो अधीन विश्वविद्यालय इसके अंदर स्थापित किए गए हैं, लेकिन यह दर्शाई गई यूनियन सूची की
प्रविष्टियों के द्वारा भी जो है नियमित की जाती है। इसलिए राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए संयुक्त सरकार को संविधान की धाराओं को स्पष्ट करना जरूरी है। राज्य जो सूची थी के अंतर्गत जो विषय आते हैं उन विषयों पर आधारित कानून बनाने का अधिकार राज्य को है और केंद्रीय सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है। इसके अलावा जो हमने लास्ट में पढ़ा, समवर्ती सूची से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को ही जो है इक्वल है, यानी कि समान रूप से है। तो वैधानिक ताकतों का यह पृथक्करण प्रत्येक सूची के अंदर शामिल विषयों की प्रकृति के आधार पर किया गया है। पहली सूची में राष्ट्रीय हितों से संबंधित विषय आते हैं, दूसरे के अंदर स्थानीय हितों से संबंधित आते हैं और तीसरी के अंदर जो है वे विषय आते हैं जिनके लिए समस्त संघ में एक रूपता होने की आवश्यकता तो है परंतु अनिवार्यता नहीं है। इसलिए उन विषयों पर नियम बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य सरकार को एक समान रूप से दिया गया है। शिक्षा का विषय ऐसा ही विषय है, अतः वर्तमान में यह समवर्ती सूची भी शामिल है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। आप अपनी बुक से इसको जो है रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।